चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हम ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, ठीक है, और कुछ ट्रायंगल का एक्सरसाइज भी देख चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसके बाद हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और आज हम शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे कहेंगे निर्देशांक ज्यामिति। आइए समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे कुछ फार्मूलेज होंगे 9th के क्लास में, जैसा कि आप पढ़े हैं एक्स एंड वाई एक्सिस। यस, पढ़े क्या? एक्स एंड वाई एक्सिस यानी दो अक्ष एक दूसरे को क्या करते हैं, मिलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक तल बढ़ता है कुछ ऐसे चतुर्थांश के रूप में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th में यानी यहाँ पर आपको बताया जाएगा कुछ फार्मूलाज, दूरी, विभाजन, इसके अलावा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कोऑर्डिनेट में दिया हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हो जाएं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यस, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है? हेलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है आपको बता दें। सबसे पहले रेनी देकार्ते, कौन? रेनी देकार्ते। इन्होंने सबसे पहले एक बिंदु या वस्तु को, अगर वह बिंदु या वस्तु किसी तल पे, किसी समतल पे स्थित है, कहीं भी है, तो उसकी स्थिति यानी कि पोजीशन बताने के लिए इन्होंने ये सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया कि सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, राइट, जरा ध्यान देंगे, और ये मान लीजिए बोर्ड पर है और इसको हमें बताना कि पोजीशन क्या होगा। तो इसके पोजीशन के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया और दो ऐसे लंबिक रेखाओं को ड्रा किया और इस बेस से इस पोजीशन का निर्धारण किया, ठीक है। सबसे पहले किसने किया? रेनी देकार्ते, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति से पहले एक आप चैप्टर पढ़े होंगे लाइन्स एंड एंगल, पढ़े क्या? आप क्लास 9th में पढ़े होंगे लाइन्स एंड एंगल के बारे में, राइट। तो लाइन्स एंड एंगल में क्या बताया गया है कि रेखा गणित की जो शुरुआत होती है वह यहीं से होती है, लाइन्स एंड एंगल से। यानी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें रेखाओं की बात हो रही है, इसमें ज्यामिति की बात हो रही है, निर्देशांकों के ज्यामिति की बात हो रही है, कोऑर्डिनेट यानी एक्स एंड वाई। तो जो निर्देशांक होते हैं यानी कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका हम कैसे डिस्कशन करेंगे, ये सिखाया जाता है निर्देशांक ज्यामिति में। और एक ज्यामिति, एक रचना आता है कहाँ से? रचना से, रेखा से। तो रेखा की शुरुआत हुई थी सबसे पहले एक काल है जिसे बोलते हैं शुल्व काल। कौन काल बोलेंगे? शुल्व काल। अगर आपको पूरा 100% कंसेप्ट क्लियर चाहिए तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको क्लास 9th मैथ्स NCERT करके मिल जाएगा और आप वहाँ पे लाइन्स एंड एंगल नाम का जब चैप्टर खोलेंगे तो आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट मिलेगा कि कैसे रेखा गणित की उत्पत्ति हुई थी या कैसे रेखा की शुरुआत हुई थी, राइट। आपको बता दें शुल्व काल की बात है, उस समय लोग जब सिस्टम नहीं था, मेजरमेंट नहीं था, तो क्या करते थे? धागे की सहायता से मापन करते थे। मान लेते थे कि ये इतना हाथ है, मतलब ये इतना दूरी है, कुछ ऐसा। तो अगर गोला बनाना हो, ज्यामिति बनाना हो धरती पे, सतल पे, समतल पे, तो वहाँ पे क्या होता था? एक धागे की सहायता से कील बांध देते थे और ऐसे गोल गोल घुमा करके गोला बना लेते थे, या तो धागे की सहायता से क्या करते थे? पूरा मापन कर लेते थे और वो धागा उनका मेजरमेंट होता था। वह धागा उनका क्या होता था? मानक मान होता था, यानी वही इकाई होता था। आज आपके पास अलग अलग मापन के लिए अलग अलग इकाई बन चुका है। जैसे आपको दूरी मापना है तो क्या बना है? मीटर बना है। इसके अलावा अगर आपको वेट करना है, आप सुने ना 7 मूल राशियाँ, उनके 7 अलग अलग मात्रक, लंबाई यानी लेंथ को मापना है, चाहे लंबाई मापिए चाहे ऊंचाई मापिए, किससे मापेंगे? मीटर से। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान मापना तो किसमें मापेंगे? किलोग्राम में। क्लियर है? अगर किसी वस्तु का या अगर तापमान मापना तो किसमें मापेंगे? केल्विन में। इसके अलावा तमाम पैमाने बने हैं। तो इसी प्रकार
हमारा जो रेखा गणित है, रेखा गणित की जो शुरुआत है वह सुल्व काल में रज्जु नाम से, रज्जु शब्द मिला था। रज्जु क्या मिला था? रज्जु। इस रज्जु का मतलब होगा रस्सी से। किससे होगा? रस्सी से। यानी कि जो प्रारंभ समय में, जो प्राचीन समय में स्टार्टिंग हुआ था वो कहेंगे रस्सी से तात्पर्य है। आपको बता दें जो रेखा शब्द पड़ा था, जो रेखा शब्द पड़ा था वो रस्सी से ही पड़ा था। किससे पड़ा था? रस्सी से ही रेखा पड़ा। और उस समय के गणित को हम बोलते थे सुल्व गणित, सुल्व गणित या सुल्व काल का गणित, ऐसा कुछ गणित बोलते थे। या एक तरह से बोल सकते हैं अगर रज्जु शब्द को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? रज्जु गणित मिल जाएगा, कुछ ऐसा। तो रज्जु गणित, सुल्व गणित, इस प्रकार से रस्सी से रेखा, तो क्या बना सर? हेलो, रेखा गणित। और धीरे धीरे रेखा गणित अलग अलग मापन मिल गए। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारी आवश्यकता मापना है तो हम कहीं न कहीं खोज लेंगे मीटर। तो ऐसे एक एक चीज़ का अध्ययन हो गया। और अब तक देखा जाए तो आपके पास तमाम यूनिवर्सल में स्टैंडर्ड मापन बन चुके हैं जिनके माध्यम से आप क्या करते हैं? मापन करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस। तो आइए समझते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, जो ज्योमेट्री की बात हो रही है, जो रचनाओं की बात हो रही है, कहीं न कहीं रेखा से ही तात्पर्य है। यानी कि सबसे पहले जो रैनी देकार्ते हैं, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका दी थी इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए। सबसे गजब बात इन्होंने कही थी कि अगर कोई वस्तु है, कोई पॉइंट है, उसका हम स्थिति अगर निर्धारण करेंगे, कहीं भी समतल पर रख दें, इस कमरे के सतह पर रख दें, अगर उसकी पोजीशन निर्धारण करना, सबसे पहले दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इन्होंने बताया था ये दो लांबिक रेखाएं अगर एक दूसरे को मिलाया जाए, लांबी का मतलब लंब ही होता है। क्या होता है? लंब होता है। हेलो, लांबी का मतलब क्या होता है? लंब होता है। यानी ये टोटल एक दूसरे को, आप जानते हैं एक बिंदु से टोटल डिग्री कितना बनता है? 360। तो यहाँ पे टोटल 90 90 90, यानी दोनों लांबिक रेखाएं हैं। और इस पूरे बोर्ड को, इस पूरे समतल को कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांट रहे हैं। इन्हीं को बोला गया है चतुर्थांश। क्या बोला गया है? चतुर्थांश। तो अब जरा समझें। अब इस वस्तु का पोजीशन चाहिए, इन्होंने बताया इस वस्तु का पोजीशन चाहिए। तो यहाँ से कुछ दूरी हम यहाँ चलेंगे और कुछ दूरी ऊपर चलेंगे, कुछ ऐसा। सपोज ये 1, अब उसमें मीटर सेंटीमीटर चाहे जो समझिए, ये दूरी जो लिया जा रहा है, अलग अलग दूरी लिया जा रहा है। और यहाँ पर भी 1 2 3 कुछ ऐसे करके। तो अगर देखा जाए जो वस्तु का सेंटर्ड होगा कुछ ऐसा होगा, लगभग 3 और 3। तो जो 3 और 3 है, ये यह बता रहा है कि इस दोनों रेखाओं के बीच में, यानी अगर ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड है, ये है थर्ड, ये क्या है? फोर्थ। तो इस जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन वो फर्स्ट क्या बोलेंगे? तल, सरफेस, चाहे जो भी बोलिए, फर्स्ट पोजीशन पे है। इस चारों टुकड़ों में फर्स्ट टुकड़ा में यह वस्तु पड़ा हुआ है। और इस वस्तु का जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक है, जो निर्देशित करने वाले अंक है, वह 3 और 3 है। 3 का मतलब है अगर हम इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो 3 के पोजीशन पे आ जा रहा है, मतलब वस्तु का पॉइंट मिल जा रहा है। और अगर हम कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे, तो किस पोजीशन मिल रहा है? तो अभी 3 पे ही मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये बोला गया कोऑर्डिनेट। क्या बोला गया? कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। आपको बता दें कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब है निर्देशित करने वाले अंक। यानी यह अंक बता रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। ठीक है, क्लियर है? यस। तो फाइनली निर्देशांकों को बोला गया एक्स एंड वाई। दैट मीन्स एक्स का मतलब होता है भुज और वाई का मतलब क्या होता है? कोट। ठीक है। अब आपको एक बात बता दें, इसमें पूरा इसको इरेज करके व्यवस्थित तरीके से लिख दे रहे हैं। ठीक है, बना दे रहे हैं। फिर आपको जो पॉइंट इसमें लिखना है, जो नोट करना है, वह आप नोट करें और मैं बोलता जाऊँ। ठीक है, तो आप फटाफट क्या करें, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लें और फिर इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ऐसा, मैं इसको पहले साफ कर दूँ। ठीक है, क्लियर है ना? यस।
ये सीधा गया है? हाँ नहीं गया है तो देख लेना। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप एक रेखा ऊपर से एक रेखा यहाँ से बगल से ड्रा करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को अटैच करें। ठीक इसी प्रकार जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम बोला गया एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका बोला गया एक्स डैश एक्सिस, ऊपर वाले को बोला गया वाई एक्सिस, नीचे वाले को वाई डैश एक्सिस। ठीक है, कुछ ऐसा। और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे कुछ ऐसे कर देंगे 0, इसको बोला गया है, इसको बोला गया है मूल बिंदु। कौन बिंदु? इसको बोला गया है मूल बिंदु। इसका मतलब होता है, इसका निर्देशांक होता है 0 0। अगर हम बता दें, जो निर्देशांक होता है, जो निर्देशांक होता है वह होता है एक्स एंड वाई। क्या होता है? एक्स वाले पोर्शन को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं? और वाई वाले क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा, 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ये सब 9th में भी आप फिगर देख चुके हैं, थोड़ा सा आ गया तो आपको देखना पड़ेगा फिर से। ठीक है, फिलहाल कहाँ पे कितना यूज है ये तो बताया जाएगा। अभी फिलहाल हम ये देखें तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 कुछ ऐसा नंबरिंग कर लें, 4 5 6। इधर क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5। इधर नीचे क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर पूरे ये जाता है तो होता है पॉजिटिव, ये क्या होगा? निगेटिव। ऊपर भी क्या होता है? पॉजिटिव, नीचे क्या होता है? निगेटिव। अब ये पूरा जो तल बटा है, कितने तल बटा है? 4 में, तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। यस, इसको क्या बोलेंगे? तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब ये हुआ कि जो पूरा तल है यह 4 तल में बटा है। ठीक है, चारों को बोला गया चतुर्थांश। ठीक है, तो प्रत्येक पहले को पहला का चतुर्थांश, चतुर्थ में पहला हिस्सा, तो चतुर्थ का मतलब एक हिस्सा, तो क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। चतुर्थ का अंश चतुर्थांश, दूसरा अंश, तीसरा अंश, ऐसे चौथा अंश। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखें, पहले में जरा भी ध्यान देंगे, जो x वाला है उसको पहले लिखते हैं, y वाले को बाद में। यानी सबसे पहले क्या होगा? भुज, उसके बाद क्या होगा? कोट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो x वाला है ये क्या है? प्लस है, और जो y वाला क्या है? भी प्लस है। तो इस पोजीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन आएगा तो दोनों किस में आएगा? प्लस और प्लस में आएगा। अगर यहाँ पर देखें तो क्या होगा? इस पोजीशन में पहले हम x देखेंगे तो x किस में है? माइनस में, और y किस में है? प्लस में। तो इसमें पोजीशन क्या आएगा ऑब्जेक्ट का? माइनस और प्लस। अगर हम इसको देखें तो क्या होने वाला है? इस पोजीशन में क्या होगा? माइनस और माइनस होगा, और जस्ट इस पोजीशन में क्या होगा? प्लस और क्या होगा? माइनस y, क्योंकि यहाँ पे प्लस x है और y क्या है? माइनस। यस, क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हो गया छोटा मोटा चीज़ है, व्याख्या। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, सबसे पहली बात यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें नंबरिंग करके आप लिखो। मैं बोल रहा हूँ, फटाफट लिख लो, या तो बना कर लिखें या तो लिख कर बनाए, आपकी मर्जी। मुझे लगता है कि आपको बगल में बना लेना चाहिए। यस यस, तो हाँ लिखेंगे, पॉइंट में लिखे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके बारे में क्या हो रहा है। ठीक है, वही है जो आप जानते हो, कुछ भी नया नहीं है।
चीजें वही है, मटेरियल पुराना है। लिखो, पहला लिखो, किसी समतल पर, किसी समतल पर, किसी समतल पर स्थित, किसी समतल पर स्थित बिंदु, किसी समतल पर स्थित बिंदु या वस्तु का स्थान निर्धारण करने के लिए, स्थान निर्धारण करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। ये रेनी देकार्ते ने कहा था, ठीक है। हेलो, रेनी देकार्ते ने कहा था दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। लांबिक मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ऐसे पड़ती है, जिसमें एक क्षैतिज, जिसमें एक क्षैतिज तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है, तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है, जिसमें एक क्षैतिज तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। हो गया ना, एक पॉइंट हुआ। यस, बोले क्लियर है। तो सबसे पहली बात क्या बताया था, एक क्षैतिज तथा दूसरी क्या हो, ऊर्ध्वाधर हो, यानी दो लांबिक रेखाएं हैं, कुछ ऐसा बोला था। दूसरा पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है, नंबरिंग करके लिखिएगा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, एक्स करके से कामा मतलब डैश करेंगे, ठीक है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये लांबिक रेखाएं, ये लांबिक रेखाएं परस्पर, ये लांबिक रेखाएं परस्पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये लांबिक रेखाएं परस्पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। कितना पॉइंट हुआ, चौथा लिखिए। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो कामा जीरो लिखिएगा, 0 0 होता है, 0 0 होता है। अगला पॉइंट लिखे, पांचवा, ये दोनों लांबिक रेखाएं तल को, ये दोनों लांबिक रेखाएं तल को, तल समतल, ये दोनों लांबिक रेखाएं तल को 4 बराबर भागों में, तल, ये दोनों लांबिक रेखाएं तल को 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बांटती हैं, बांटती हैं, बांटती हैं, जिन्हें, जिन्हें
चतुर्थांश कहा जाता है, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है, उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है, तथा एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है, हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, एक्स अक्ष पर, 7वां पॉइंट ना, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष समझ रहे हो ना, जब हम एक्स अक्ष पे जाएंगे तो वाई 0 होगा ना, तो एक्स अक्ष पे जाएंगे तो वाई 0 होगा, तो एक्स कामा 0 ऐसे लिखिएगा। क्या लिखे हो, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स कामा 0 के रूप में होते हैं, एक्स कामा 0 के रूप में होते हैं, तथा वाई अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक, वाई अक्ष पे एक्स 0 होगा, तो वाई अक्ष पे जाएंगे तो एक्स 0 होगा ना, तो वाई अक्ष पे जब एक्स 0 होगा तो यहाँ एक्स 0 कर लेंगे, यहाँ पे वाई कर लेंगे, ठीक है। ये आप ऐसे लिखोगे आगे, 0 कामा वाई, 0 कामा वाई होते हैं। अगला पॉइंट, लिखिए यदि x डज नॉट इक्वल टू वाई, तो क्या, तो का मतलब लिखेंगे x कामा वाई डज नॉट इक्वल टू वाई कामा एक्स। अगर x और y दोनों बराबर नहीं है तो चाहे वो एक्स वाई हो चाहे वाई एक्स हो, बराबर नहीं होगा, ठीक है। एक और पॉइंट लिखो, जस्ट इसी का ही है, लिखो यदि x बराबर y है तो क्या होगा, x कामा y बराबर होगा y कामा x के, ठीक है। ये आप ऐसा लिखोगे। हो गया। अब एक चीज और समझा, आपके सामने दिया हो कुछ, यहाँ पे लिख देते हैं एक लास्ट पॉइंट। यदि मान लीजिए x और y दिया है, राइट, क्या दिया है, x एंड y दिया है, तो x एंड y किसके बराबर हो गया, a एंड b के बराबर हो गया। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे x का जो हो, कितना पॉइंट पे बजाता ना, यदि x एंड y ये दोनों बराबर किसके हैं, a कामा b के, तो x बराबर किसके होगा एंड y किसके होगा,
मतलब कुछ ऐसा होगा, x बराबर हो जाएगा a के एंड y बराबर क्या हो जाएगा, आप ऐसा लिखोगे, लिखो लास्ट पॉइंट में डायरेक्टली लिख दो। यदि x ये तो यहाँ आप लिखना, तो क्या लिखेंगे, तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है। हाँ, ये लास्ट पॉइंट था, इसके बाद हम बताएंगे आने वाले लेक्चर के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। और आपसे, हाँ ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। आज इतना ही काफ़ी है। इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जस्ट इसके बाद दूरी का सूत्र, इसके अलावा विभाजन का सूत्र, 2-3 सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। और उसके जस्ट बाद हम लोग चलेंगे किस पर, एक्सरसाइज पर, यानी कि प्रश्नावली पर। वहाँ आपको काफ़ी इंटरेस्ट मिलेगा। जब आप किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हो या भूमिका समझते हो तो वहाँ पे पूरी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि इस चैप्टर में करना क्या है या इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखिए जो एक्सरसाइज बनता है वह डिपेंड होता है कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है। अगर एक बच्चे को एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह चैप्टर सही से पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। आप चैप्टर को बढ़िया से पढ़ें, सिस्टमेटिक पढ़ें, उसके बाद आप एक्सरसाइज में जाएँ। कोई भी डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाने की कोशिश न करें। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाते हो सवाल हल हो जाएगा किसी तरह, लेकिन मैं बताता हूँ जब आप एक सिस्टमेटिक पहुँचते हो एक्सरसाइज पे तो वहाँ सवाल हल तो होता है, काफ़ी आसानी से होता है और काफ़ी कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ सवाल को हल करना। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।